नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां पर चुनावी गहमा गहमी के बीच में पटना के पुनपुन इलाके में जेडीयू के एक युवा नेता की हत्या कर दी गई और इस घटना से खलबली मच गई है। पटना पुलिस के मुताबिक जेडीयू नेता सौरभ अपने एक साथी के साथ बढ़ैया कूल से एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। तभी पुनपुन के पास में बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सौरभ के सिर में 2 गोलियां लगी। उनके साथी मुनमुन को 3 गोलियां लगी। गर्दन में भी गोली लगने के कारण सौरभ को फिर उसके बाद बचाया नहीं जा सका। वहीं उनके साथ ही मुनमुन इस हमले में जख्मी हो गए। उनका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वारदात की खबर लगते ही लोग आक्रोशित हो उठे, रास्ता जाम कर दिया। इस वारदात की खबर लगने के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती मृतक के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंच गई। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। इसमें अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये रात को रिसेप्शन में निकले थे परिवार, उनके जो दोस्त मित्र उनके साथ में। और फिर अभी जो पता चल रहा है सीसीटीवी की फुटेज हम देख रहे हैं कि अज्ञात जो अपराधकर्मी आए थे मोटरसाइकिल पे और उनके द्वारा जो है वो फायरिंग की घटना घटित की गई, जिसमें जो है सौरव कुमार जी की मृत्यु हो गई। कितने लोगों को गोली लगी? उसमें अभी एक इनको लगी है और एक व्यक्ति जो है वो भी कंकड़बाग में उनका इलाज चल रहा है। अभी तो आउट ऑफ डेंजर उनकी कंडीशन बताई जा रही है। क्राइम ऑफ फेस से क्या पता चल पाया? अभी तो उसमें हम बात कर रहे हैं परिवारजनों सबसे, और हमारी टीम जो है वो अभी आइडेंटिफाई कर रही है, फुटेज वगैरह देख रही है। जितना भी इसमें एविडेंस है वो हमारी टीम कलेक्ट कर रही है। सभी जो इनके मित्रगण हैं, परिवारगण हैं, सभी लोग हैं यहाँ उपस्थित, तो वो भी सहयोग करके बता रहे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह अब इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, इस घटना से जुड़े जो अपडेट्स आपके पास हैं वो बताएं। क्या हमलावरों के बारे में कोई सुराग पता चला? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये बता दूं कि चुनावी मौसम में जो ये घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना है। जेडीयू के युवा नेता सौरभ की जो हत्या की गई है और पटना से सटे पुनपुन इलाके में हुई है, जाहिर सी बात है ये एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। मीसा भारती ने हमने देखा, जो कि पाटलिपुत्रा से ही प्रत्याशी है, उसी इलाके में ये मर्डर हुआ है। तो वो किस तरीके से वहाँ पहुंची थी, परिजनों से मुलाकात की। और जहाँ तक अपराधियों की बात है तो देखिए, जो घटना घटी इसमें 4 अपराधी शामिल थे, बाइक सवार बताया जा रहा है। और अंधाधुंध फायरिंग उन लोगों ने सौरभ कुमार पर की, जो कि जेडीयू नेता थे, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए। और अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो फुटेज है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और उस आधार पर अपराधियों की शिनाख्त कर उन्हें धरपकड़ करने की जो है इस वक्त कोशिश चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि जो स्पेशल टीम जो है वो बनाई गई है ताकि अपराधियों को शिनाख्त की जाए उनकी और उनकी धरपकड़ की जाए। लेकिन चुनावी मौसम में, जैसा कि मैं बता रहा था, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा अब बन सकता है। राजीव। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में एक इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर एक आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जानकारी पुलिस को बुधवार देर शाम 8:30 बजे मिली। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 23 साल के प्रभात के तौर पर हुई है, जो कि दिल्ली के हमदर्द नगर का रहने वाला है। शुरुआती जांच में यह पता चला कि प्रभात आइसक्रीम बेच रहा था, तभी एक शख्स उसके पास में आता है। आइसक्रीम के रुपए देने पर उनके बीच में विवाद होता है और आइसक्रीम देने वाले शख्स ने चाकू मार दिया और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से उसका सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से फिर प्रत्याशी बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव स्वयं यहां से चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले सोमवार को एसपी प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप का नाम घोषित हुआ। स्थानीय नेताओं में से निराशा और नाराजगी दिखने लगी थी। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव का नाम फिर से घोषित कर दिया गया और आज अखिलेश यादव दोपहर में इस सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज ही बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी नामांकन भरेंगे। समर्थ हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, काफी चर्चा है और एक खास तौर पर जैसे नॉमिनेशन नाम अनाउंसमेंट करती है समाजवादी पार्टी, उसके बाद फिर बदल दिया जाता है कैंडिडेट, लेकिन आज कितने बजे अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे और क्या शक्ति प्रदर्शन होगा?
राजीव, देखिए, लगभग पिछले 1 साल से चर्चा इस बात की थी कि कन्नौज से अगर कोई चुनाव लड़ेगा सपा से तो वो अखिलेश यादव ही होंगे, लेकिन फिलहाल और अखिलेश से जब इस बात को लेकर सवाल होते रहे तो वो इनडायरेक्टली कहते भी रहे कि चेहरा आपके सामने है। लेकिन हाल ही में 4 दिन पहले एकदम से नाम आता है तेज प्रताप यादव। हालांकि चर्चा पहले से होती है, 1 महीने पहले से उनके नाम की। जो पार्टी की लोकल यूनिट होती है वो इस बात से नाखुश होती है, अप्रोच करती है अखिलेश को और फिर बदलाव किया जाता है। और अखिलेश एक मीटिंग में सैफई में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का दबाव था और वो चाहते थे कि मैं ही कन्नौज से चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं चुनाव में उतर रहा हूं। अगर बात आप नामांकन की करेंगे तो सुब्रत पाठक का भी नामांकन है, अखिलेश का भी नामांकन है। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि मैं पहले ही अखिलेश को एडवाइस कर रहा था कि वो मैदान में आए और चुनाव हो जिससे टक्कर बराबरी की हो। अखिलेश की अगर आप बात करेंगे, लगभग 12 बजे लखनऊ से पहुंचेंगे कन्नौज और 1 बजे जो है उनका नामांकन होगा कलेक्ट्रेट ऑफिस में। तो वहीं सुब्रत पाठक जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इस वक्त के एमपी भी कन्नौज से है, उनका नामांकन लगभग आप मानकर चलिए 10 से 11 के बीच में होगा। सुबह उन्होंने पार्टी ऑफिस में पूजा पाठ की है, उसके बाद वो मंदिर भी जाएंगे, उसके बाद वो निकलेंगे और एक जनसभा भी बीजेपी की होगी। सुब्रत पाठक के नामांकन के बाद तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि उनकी तरफ से कोई शक्ति प्रदर्शन होगा। इतना तय है कि नामांकन के बाद वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और उस वक्त वो मीडिया को ब्रीफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा दिन है। कन्नौज उनके परिवार से जुड़ा रहा है 98 से। मुलायम परिवार को कोई हरा नहीं पाया है। सुब्रत पाठक ही इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने हाल ही में 19 के चुनाव में डिंपल को हरा के यहाँ पर इनका किला ध्वस्त किया था। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने के बाद कन्नौज में मुकाबला और रोचक हो गया है। अखिलेश के इस फैसले पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने चुटकी ली और कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी बात आखिरकार मान ली। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के अलावा बीजेपी को कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। उन्होंने दावा किया कि वो कन्नौज से डिंपल यादव को हरा चुके हैं और इस बार समाजवादी पार्टी की हार का इतिहास रचा जाएगा। अखिलेश यादव जी को लगता था कि जैसे कि वो यहाँ से चुनाव किसी को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, उनके परिवार से कोई भी आएगा तो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। मैं अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिंपल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। तो ही आज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है, एक स्वस्थ एक अच्छा मुकाबला यहाँ लोग। और अब बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर दूसरे चरण से ठीक पहले राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 में की गई फोन टैपिंग का खुलासा किया है। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य की फोन टैपिंग करवाई, उनकी रिकॉर्डिंग उनको दी थी। लोकेश शर्मा ने गहलोत पर बड़ा हमला करते हुए यह भी कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मेरा उपयोग किया। शर्मा ने दावा किया कि सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को विफल करने की कोशिशों के पीछे भी अशोक गहलोत ही थे। पीएम मोदी की कांग्रेस पर जोरदार हमले लगातार जारी है और इसी कड़ी में नए हमले किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हमला बोलते हुए कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इन लोगों ने एक नया फॉर्मूला बनाया है। यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है और इसका मतलब यह है कि 5 साल के 5 पीएम होंगे। मोदी ने विपक्षी गठबंधन के इस नए फॉर्मूले पर सवाल उठाया, कहा कि यह देश के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। ये बहुत डरावना खेल है। ये देश को तबाह करने वाला खेल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत कर के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के हालिया समर्थन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भावी पीढ़ियों के लिए बचत की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा लोगों द्वारा कड़ी मेहनत से जमा की गई संपत्ति को बच्चों से छीन लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने पारिवारिक वसीयत पर कर लगाने की योजना बनाई है। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग किया और कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर जुबानी हमला बोला। अपने प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर्स पर तंज कसते हुए कहा कि जीजा हो या साला, अमेठी में हर कोई है मोदी का मतवाला। उन्होंने वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी नजर जगदीशपुर पर है, कह दे रहे हैं, और वो आए तो बाग के कागज छिपा लेना, घर के कागज भी छुपा लेना। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन होना कहाँ है पर होना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से जातीय जनगणना और न्याय का मुद्दा उठाया और इस दौरान उन्होंने पीएम पर तीखा हमला बोला। राहुल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए हैं। ये क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, हमने जातीय जनगणना करवाने का वादा किया है। बीजेपी दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर से लगाना होगा और जातीय जनगणना को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है और यही उनके जीवन का मिशन भी है। सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 90% आबादी के लिए न्याय सुनिश्चित करना ही उनके जीवन का मिशन है। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है और जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आएगा। अमरावती में बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के लिए प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान से सबकी हंसी छूट गई। संबोधन के दौरान सीएम शिंदे ने जेल जाने की घटना का जिक्र करते हुए 14 दिनों की जगह 14 साल निकल गया और इस पर सबकी हंसी फिर छूट गई। गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। फिर एक बार महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा भी हनुमान भक्त है और रवि राणा भी है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर, अभी देवेंद्र जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कैसी सरकार, कौन सी सरकार और क्या करने जा रही थी सरकार, और दोनों पति पत्नी को 14 साल उन्होंने जेल में रखा, लेकिन 14 साल नहीं 14 दिन महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रचार के लिए गृहमंत्री अमित शाह की रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन रैली के दौरान तेज हवा के साथ साथ बारिश हुई। लेकिन उपस्थित लोगों ने बारिश की परवाह किए बगैर कुर्सियां अपने सिर पर लेकर अमित शाह के भाषण को सुना, जिसमें उपस्थित लोगों का जोश देखकर अमित शाह ने लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर नारे लगवाए।
उधर यवतमाल वाशिम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए नितिन गडकरी यवतमाल में पहुंचे और वो लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बता ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और थोड़ी ही देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना भाषण पूरा किया।